अंधेरों की राह नहीं, जीवन पथ में उजाला हो। हर दिन जीवन का एक नया सवेरा हो। नई शक्ति मिले, समस्याओं से पार पाने की। हर क्षण में खुशियों का बसेरा हो। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए समर्पित डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। आइए अविलंब आरंभ करते हैं आज के अंक को। वेला है प्रभात की और आप जानते ही हैं कि सूर्य के साथ साथ ज्ञान की रश्मियों से भी अनुप्राणित सुप्रभातम में हम लेकर आते हैं आपके लिए भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुतियों को। और हम आरंभ करते हैं भारतीय काल गणना की विशेषताओं को समक्ष रखती प्रस्तुति से, जिसे आप जानते हैं आज का पंचांग इस नाम से। तो जान लेते हैं अब आज की तिथि, वार और नक्षत्र को इसी पहले प्रभाग के द्वारा। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। काल और उसकी गति की विशेषताओं को समझकर व्यावहारिक जीवन जीने के लिए हमें अपनी कार्य क्षमता और कुशलता को बढ़ाना होता है, यह आप जानते ही हैं। और इसके लिए हम में अनेक गुणों का भी विकास हो और इस तरह हम भारतीयता के समर्थ उन्नायक बने, यह अवश्य ही प्रत्येक भारतीय से अपेक्षा होती है। पर अभी महाकुंभ के समायोजन की अवधि में लोगों को सबसे अधिक अपेक्षा है तीर्थराज प्रयागराज में पुण्यावगाहन की, पवित्र स्नान की। और सुप्रभातम में अभी समय है तीर्थ महिमा को जानने का। देवैस्तेजः परीक्षिप्तं माघ मासे जलेषु वै अतः पवित्रं हि जलम् अशेषाघोघनाशनम्। देवताओं ने अपने तेज को माघ मास में जल में प्रवाहित किया था, इसलिए यह पवित्र जल है जो सभी प्रकार के बाढ़ रूपी पापों की मात्रा को भी सर्वथा नष्ट कर देता है। और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। महाकुंभ यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व के गहरे अर्थ को उद्भासित किया करती है। महाकुंभ स्वयं में विशालतम समागम है। यह एक ऐसा समागम है जिसमें प्रत्येक प्राणी स्वेच्छा से पहुंचकर श्रद्धान्वित होता हुआ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। महाकुंभ के अवसर पर किया स्नान महापाप का भी नाश करता है। कुंभ माहात्म्य जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानाम् उत्तमं तीर्थम प्रयागाख्यमनुत्तमम्। भारतीय संस्कृति में ग्रह और नक्षत्र की गणना के आधार पर विशेष संयोग से तीर्थराज प्रयाग में आयोजित होने वाले महाकुंभ पर्व का विशेष महत्व है। सनातन ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम में स्नान करने से तथा श्रद्धा भक्ति के साथ संतों के सानिध्य से अंतःकरण की शुद्धि के साथ ही सच्चे मन से किए गए सभी संकल्प भी सिद्ध होते हैं। इस महाकुंभ ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा है और आकर्षित किया है। अभी तक हमारी सनातन संस्कृति के नाम पर हमारा मजाक बनाया जाता था, पर इस महाकुंभ से पूरे विश्व को एक नई दिशा मिली और जो हमारे सनातन के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे उनको एक मुंह तोड़ ये जवाब मिला कि कितना अनूठा, कितना व्यापक, कितना अद्वितीय, कितना एकत्व का, कितना समत्व का, कितना अपनत्व का, कितनी अद्भुतता का प्रतीक हमारा महाकुंभ है, जिसमें देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जहां डुबकी लगा रहा वहां गांव का सरपंच भी डुबकी लगा रहा है। और देश का सबसे बड़े पद पर आसीन शंकराचार्य जहां पर डुबकी लगा रहे हैं, वहीं गांव के एक साधारण सा आचार्य भी वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति का महापर्व कुंभ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। प्राचीन संस्कृति का अनुसरण कर जीवन का उद्देश्य सिखाता है। यह कुंभ अपने आप में दिव्य और ऐतिहासिक कुंभ है और जिस तरह से इस कुंभ को सजाया गया है, मुझे लगता है
कि यह व्यक्ति विशेष नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की दृढ़ संकल्पता और मोदी जी की दृढ़ संकल्पता ने इस कुंभ को सजाया। और देखे अनेक संप्रदाय के संतों का यहाँ आगमन हुआ और सभी ने साधना के साथ स्नान किया। यही कुंभ है जिसने पूरे विश्व को बता दिया कि सनातन कितना एकता के साथ जीता है, सनातन एकता के साथ प्रार्थना करता है। माघ मास में आयोजित कुंभ महापर्व मानव जीवन में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की आस्था को उन्नत बनाकर सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। गवीश द्विवेदी के साथ प्रयागराज से लता वशिष्ठ की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निस्संदेह भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल संदर्भों को अधिक समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान अपरिहार्य है, पर ज्ञानार्जन के साथ ही साथ स्वास्थ्य संरक्षण भी होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर और मन के स्वास्थ्य को दृढ़ रखते हुए हम ज्ञानार्जन की ओर हों तत्पर। पर अभी समय है स्वास्थ्य मंत्र नामक इस विशेष प्रभाग की प्रस्तुति का, जहां हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज प्रस्तुत कर रही हैं आज संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार इस विषय पर यह विशेष रिपोर्ट। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है। पोषण का महत्व सभी आयु के लोगों के लिए होता है और आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। अधिकतर लोग अक्सर मुख्य खाद्य पदार्थों या कम महंगे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग ताज़ा व विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से प्रभावित होते हैं और उनके पास स्वस्थ आहार चुनने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव होता है, या फिर वो सुविधा के अनुसार सरल विकल्प चुनते हैं। यही कारण है कि पोषण की कमी होती है और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा, यानी जो खान पान है, जो फूड है, वो हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है। आहार जरूरी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं है या फिर किसी वजह से वो दूषित हो गया है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन चला गया है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बचपन में ये रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहें तो बाद में जाके और भी गंभीर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे शरीर को प्रॉपर्ली काम करने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी में, हमारे सेलुलर लेवल पे चल रहे हैं, उनमें ब्रेक आ जाता है या फिर वो सही तरीके से नहीं चल पाते और उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अव्यवस्थित रूप से आहार लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है
जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्क, इन सभी के लिए पोषण के अलग अलग मानक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। जो होलसम फूड है, होल फूड है, वो लिया जाए, क्योंकि जब आप एक फ्रूट खाते हैं उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर विटामिन ही नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम प्रोसेस्ड फूड ना लें और होल फूड लें, और कलरफुल थाली की तरफ ध्यान दें, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अपने खाने में बढ़ाएं। संतुलित भोजन का सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। आहार का महत्व पहचानें, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनें, भोजन को व्यर्थ न करें, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सभी अपनी भूमिका निभाएं। खाना बनाते वक्त या उसको कंज्यूम करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम कह देते हैं 4 C's। उसमें पहली चीज़ आती है क्लीनिंग, कि किस भी चाहे वो रॉ फूड हो, उसको तो पर्टिकुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है उसको कंज्यूम करने से पहले। फिर आती है बात कुकिंग की, तो कुकिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अगर हाफ कुक्ड रह जाएगा या पूरी तरह नहीं गला है तो भी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है क्रॉस कंटामिनेशन, जिसकी मतलब होती है जैसे आप फ्रिज में खाना रखते हैं तो रॉ फूड भी वहीं रखा है, कुक्ड फूड भी वहाँ रखा है, तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे उसमें आ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है चिलिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो खाना है वो फ्रिज में रख दिया जाता है और बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो रेडी टू ईट फूड जो होते हैं यूजुअली वो प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटेड होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए फ्रिज का, जिससे कि जो उसमें इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप संतुलित खाना खाते हैं, समय से खाना खाते हैं, बहुत रेगुलरली अपने मील्स को मिस नहीं करते हैं, और खाने में वाटर भी आता है, तो पानी, वाटर की इनटेक भी एडिक्वेट होती है, तो आप अच्छे दिखेंगे और हेल्दी रहेंगे। किस प्रकार के भोजन का चुनाव हम करते हैं, उसे किस विधि द्वारा पकाया जाता है और कैसे ग्रहण किया जाता है, ये सभी बातें भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अपने भोजन को औषधि के रूप में प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्र की प्रस्तुति के बाद अब समय है योग की प्रस्तुति का। संपूर्ण संसार अभी योग के कई आधुनिक रूपों से हो रहा है परिचित, पर मूलतः योग के अष्टांग स्वरूप पर, विशेषतः आसन और प्राणायाम पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए अपने योग और स्वास्थ्य इस प्रभाग को आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। तो आज क्या है विशेष प्रस्तुति हमारे इस प्रभाग की, आइए यह देख लेते हैं। आज हम 2 योगिक टेक्निक का अभ्यास करेंगे जो कि पैनिक अटैक्स के लिए बहुत ही फलदायक और लाभदायक घटित होंगे। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे ओम चांटिंग का, जिसके लिए हम सुखासन में बैठ के स्पाइन को सीधा रखते हुए फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे। अच्छे से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ओम चांट करेंगे। आँखों को बंद रख सकते हैं। इनहेल डीपली, इस प्रकार से हम ओम चांटिंग का कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी तकनीक की ओर, जो कि आज की है भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग ब्रेथ। उसके लिए हम वापस सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे, अच्छे से डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमिंग ब्रेथ साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। इनहेल डीपली, इसी प्रकार कम से कम
1 से 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 टेक्निक जो कि पैनिक अटैक्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। ये अचानक पैनिक अटैक आ जाना, घबराहट महसूस करना, ये जब लोगों को होता है तो ये मेथड है 5 4 3 2 1 का मेथड अपनाएं। जैसे 5 चीज़ जो आपने सुनी है, या 4 चीज़ जिसको आपने टच किया है, 3 चीज़ जिसको आपने सूंघा है, देखा है, 2 चीज़ जो आपने महसूस किया है और 1 चीज़ जो आपने टेस्ट किया है। ये सब यहाँ माइंड को डालिए कि जिससे माइंड वहाँ जाए। आपने क्या किया है दिन में, किस तरह अपने सेंसरी ऑर्गन का उपयोग किया है, वहाँ माइंड को डालें तो पैनिक अटैक हटेगा। माइंड को ही ट्रेन करने वाली बात है। और फिर ज़रूरी है कि आप ऐसी शांत होने वाली चीज़ें, वैसा खाना खाएं जिसमें ओमेगा 3 हो और फैटी एसिड्स हो। ये सब खाएंगे तो मन में शांति आती है। मन में शांति आने के लिए कैमोमाइल टी या ऐसी हर्बल टी लें, उससे शांति होती है। तो हर तरफ से कोशिश करनी है, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, सिंगिंग या सुनना अच्छा म्यूज़िक, उससे पैनिक अटैक हटेगा। तो कुछ करना है, अटैक आए तो बैठे नहीं रहना है, कुछ ये सब करना है। बस कोशिश करते रहे, अटैक आना ही नहीं चाहिए। नमस्कार। योग प्रभाग के पश्चात अब समय है भाषा प्रभाग का, अर्थात संस्कृत पाठशाला का। भाषा शिक्षण की आज की कक्षा में हमारे सहयोगी क्या सिखा रहे हैं, जानने और सीखने के लिए देखते हैं संस्कृत पाठशाला प्रभाग। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इस क्रम को बढ़ाते हैं आगे और सीख लेते हैं कुछ और नए संस्कृत वाक्यों को। यदि हमें कहना हो मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे मम कोपि कष्टः नास्ति। मम कोपि कष्टः नास्ति। यदि वाक्य हो यह कठिन नहीं है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कष्टकरम नास्ति। एतत् कष्टकरम नास्ति। क्या लाए हो? यदि हमें इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे किम आनीतवान। किम आनीतवान। ऐसे ही यदि कहना हो आपको किसने कहा, तो इसके लिए हम कहेंगे भवंतम कह उक्तवान। भवंतम कह उक्तवान। कुछ देर बाद आ जाएंगे। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा किंचिद अनंतरम आगच्छेत। किंचिद अनंतरम आगच्छेत। प्रायः वैसा नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रायः तथा न स्यात्। प्रायः तथा न स्यात्। कोई बात नहीं, कल दीजिए। इसका संस्कृत बनेगा चिंता मास्तु श्वः ददातु। चिंता मास्तु श्वः ददातु। मैं फिर बताऊंगा। इसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम पुनः सूचयिष्यामि। अहम पुनः सूचयिष्यामि। आज क्या था? किम आसीत अद्य। किम आसीत अद्य। वाक्य यदि हो जरूर आऊंगा तो कहेंगे अवश्यम आगमिष्यामि। अवश्यम आगमिष्यामि। मालिक है क्या? इसे कहेंगे स्वामी अस्ति किम। स्वामी अस्ति किम। ऐसा क्यों हुआ? यदि हमें इस वाक्य के लिए संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किमर्थम एवं जातम। किमर्थम एवं जातम। इसी प्रकार यदि वाक्य हो क्या वह वहीं था, तो संस्कृत में कहेंगे किम सः तत्रैव आसीत्। किम सः तत्रैव आसीत्। कुछ कहा।
किमपि उक्तवान, किमपि उक्तवान। कहां से लाया? कुतः आनीतवान, कुतः आनीतवान। वाक्यों के क्रम में यदि कहना हो और कोई काम नहीं है तो इसके लिए कहेंगे अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति, अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। मेरी बात सुनिए, मम वचनम शृणोतु, मम वचनम शृणोतु, अर्थात मेरी बात सुनिए, आप भी ऐसा करिए। भवान अपि एवं करोतु, भवान अपि एवं करोतु। मित्रों, आज ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करने से ये वाक्य आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। आप करते रहिए इनका अभ्यास। कुछ और नए वाक्यों के साथ होंगे आपके साथ पुनः उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक प्रेरक प्रस्तुति का। तो आज जान लेते हैं कि क्या है वह प्रेरक प्रस्तुति या हमारी विशेष रिपोर्ट। मिलिए असम के शिवसागर के एक इनोवेटर अमीनुद्दीन अहमद से, जिन्होंने राज्य में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल एलिफेंट पुशबैक मशीन नामक एक अनूठी डिवाइस विकसित की है। ये मशीन अल्ट्रासाउंड, लेजर, इंफ्रारेड और विशेष ध्वनियों सहित उन्नत तकनीक का उपयोग करती है, ताकि हाथियों और बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से भगाया जा सके। मूल रूप से 2017 में विकसित की गई इस मशीन को हाल ही में इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया गया है। ये मशीन मधुमक्खियों की आवाज निकाल सकती है, जिससे हाथी डरते हैं। आसान संचालन के लिए ये मशीन रिमोट कंट्रोल, कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस है। अमीरुद्दीन ने अपनी बचत का इस्तेमाल करके इस परियोजना को पूरी तरह से अपने दम पर वित्त पोषित किया है और इसे बेहतर बनाने में उन्होंने कई साल बिता दिए। उनके नवाचार ने राज्य के कई इलाकों को हाथियों के आतंक से मुक्त कराने में मदद की है। साथ ही साथ हाथियों के संरक्षण की दिशा में भी मददगार साबित हुई है। हाथियों के अलावा ये मशीन उन दूसरे जानवरों को भी, जो कि कृषि को बाधित करते हैं, खेती से दूर रखने में सक्षम है। जहाँ हाथी का जो झुंड होगा, वहाँ से अगर मान लिया आप 300 मीटर व 500 मीटर दूर से भी आपको हाथी को भगा सकते हैं, जो उनको सामने जाना जरूरत नहीं है। इसमें है इंफ्रारेड है, अल्ट्रासाउंड है, लेज़र बीम है और हॉर्नबी साउंड है और जो साउंड इफेक्ट है। एक ही मशीन होने से वो हाथी दूसरा जगह चला जाता है। जो हमने उनका जो डेस्टिनेशन उसी तरह भगाने के लिए मिनिमम एक ही ऑपरेशन में मिनिमम 3 मशीन चाहिए। गौरतलब है कि अमीरुद्दीन ने पहले भी वाटर स्कूटर और इंफ्रारेड रेल सिग्नल सिस्टम सहित कई अन्य अभिनव उपकरण बनाए हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए उनके नवाचार की हर ओर प्रशंसा हो रही है। असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्वेषां कर्मणां तात फले नित्यमनित्यता अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च। इसका अर्थ है कि सभी कर्मों के फल में सदा अनिश्चितता रहती है। इस अनिश्चितता को जानते हुए भी बुद्धिमान पुरुष कर्म करते हैं और वे कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, पर कर्म विमुख नहीं होते। तो कर्मशील रहें, कर्तव्यनिष्ठ बने, सन्मार्ग पर चलें। इसी संदेश के साथ अब करते हैं ससमय सुप्रभातम के इस अंक का समापन। अगले सप्ताह सोमवार के दिन हम पुनः होंगे उपस्थित। तावत स्वस्ति अस्तु, कल्याणमस्तु, नमोस्तु।